हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कल के वीडियो में हमने पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था, ठोस, द्रव और गैस। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, अदरवाइज मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आज हम पढ़ेंगे क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा है कि बर्फ़ को हम बाहर रख देते हैं तो वो पानी बन जाता है, और पानी को हम गर्म करते हैं तो भाप बन जाता है। इस तरह से वो अपनी तीनों अवस्थाओं में रहता है, ठोस जैसे कि बर्फ़, द्रव जैसे कि पानी, और वाष्प जैसे कि गैस। अब ये अवस्थाएं कैसे बदलती हैं, तापमान परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है, चलिए देखते हैं। देखो, जिस तरह से ये चित्र में बताया हुआ, एक बीकर लीजिए और उसमें आप बर्फ़ के टुकड़े रख दीजिए और इस तरह से थर्मामीटर लगा लीजिए और कांच की छड़ रख दीजिए और नीचे बर्नर से इसको गर्म कीजिए। अब देखते हैं जैसे तापमान बढ़ता है वैसे यह द्रव में बदलता है, और जब वो द्रव में बदलता है तब का उसका तापमान नोट कर लीजिए, और जब पूरी तरह से द्रव में बदल जाएगा तब उसका तापमान नोट कर लीजिए। अब उसी जल को आप गर्म करेंगे तो वह भाप में बदलने लग जाएगा। फिर जब वो भाप में बदलता है उसका तापमान नोट कर दीजिए, और जब पूरी तरह वो भाप में बदल जाएगा, पूरा जल भाप के रूप में आ जाएगा, तब उसका तापमान नोट कर लीजिए। तो आप देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि कणों के बीच गतिज ऊर्जा होती है जिससे कण गति करते हैं। जब तापमान मिलता है कणों को तो वो गति करने लग जाते हैं और स्वतंत्र रूप से इधर उधर जाने लग जाते हैं, इसीलिए ठोस द्रव में बदल जाता है। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे हम उसका गलनांक कहते हैं। वह न्यूनतम तापमान जब ठोस पिघलकर पूरी तरह से द्रव में बदल जाएगा उसे हम गलनांक कहते हैं। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। जैसा कि आपने देखा है कि ठोस के कणों के बीच में सामर्थ्य बल बहुत ज़्यादा था, जैसे उसको ताप मिलता है इनका सामर्थ्य कम हो जाता है और ये इधर उधर तरण स्वतंत्र अवस्था में जाने लग जाते हैं, जिससे वह द्रव अवस्था में आ जाता है। बर्फ का गलनांक 273.15 होता है केल्विन। केल्विन को हम के से डिनोट करते हैं। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव में परिवर्तन होने को हम संगलन कहते हैं। जब ठोस द्रव में बदलने लग जाता है तो उसको हम संगलन कहते हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि गलना संगलन, ताकि आप इजीली याद कर सको इसे। अब हम ये देखते हैं, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। जैसा कि यहाँ पे बताया हुआ है, तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है और 0 डिग्री सेल्सियस का मान 273.1 के होता है। अब आपको तापमान के माप को केल्विन से सेल्सियस में बदलना है तो दिए हुए तापमान में आपको 273 घटाना है, और सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो दिए हुए तापमान में आपको 273 जोड़ना है। जैसे कोई भी आपको तापमान दिया हुआ है, आपको केल्विन में 300 डिग्री तापमान दिया है, अगर आपको उसको सेल्सियस में बदलना है तो आपको इस तरह से ये घटाकर इसका माप लाना है। और जैसे ही आपको सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो सेल्सियस का माप जैसे 30 डिग्री है और आपको उसमें बदलना है तो आप इसको प्लस करोगे। इस तरह से आप सेल्सियस से केल्विन में और केल्विन से सेल्सियस में बदल सकते हो। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा था, ठोस में जिस तापमान पर ठोस द्रव में बदलता है उसे हम गलनांक कहते हैं, वैसे ही द्रव जिस तापमान पर भाप में बदलता है उसे हम उसका क्वथनांक कहते हैं। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं, और इस तापमान पर वह गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडल दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं।
ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। जल के लिए यह तापमान 373 के 100 डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री है और केल्विन में 373 है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेल्सियस से केल्विन में बदलना हो तो हमें 273 को दिए गए तापमान में जोड़ना होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। इस तरह से हम तीनों अवस्थाओं को एक दूसरे को ऊष्मा देकर हम बदल सकते हैं। ठोस को हम ऊष्मा देकर द्रव में बदल सकते हैं, द्रव को ऊष्मा देकर हम गैस में बदल सकते हैं और वापस उसको ठंडा करके द्रव में बदल सकते हैं और ठोस में बदल सकते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में आ जाते हैं और वापस गैस से ठोस में आ जाते हैं। उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। वह बीच में द्रव अवस्था में नहीं आते। जैसा कि कुछ उदाहरण हैं, कपूर, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र NH4Cl है। इसे चूर्ण करके चीनी के प्याली में डाल दें। एक कीप को उल्टा करके इस प्याली के ऊपर रख दें। इस कीप के एक सिरे पर रुई का एक टुकड़ा रख दें, जैसा कि चित्र में दिया हुआ है। अब इस चित्र में चीनी की प्याली में अमोनियम क्लोराइड लिया हुआ और एक कीप को हमने उल्टा रख दिया, रुई के टुकड़ों से ढक दिया है और फिर बर्नर से इसको गर्म करेंगे तो ये सीधे ही ठोस से वाष्प में बदल जाएगा, बीच में द्रव में नहीं बदलेगा। इसे अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन कहते हैं। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं और गैस से सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया को हम निक्षेपण कहते हैं। स्टूडेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखनी है, डेफिनेशन एग्जाम में आती है। चलिए अब आगे देखते हैं। दाब का प्रभाव। अब दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है? किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने व संपीड़न करने पर क्या होगा? दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। देखिए, अब ये चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। जैसा कि यहाँ दिखाया गया एक सिलेंडर है, पहले उसमें गैस है, ये गैस के कण है दूर दूर और पिस्टन लगा रखे। पिस्टन को दबाते तो गैस के कण पास, ये पदार्थ के कण पास पास आते हैं और जिस तरह से दिखाया गया है कि पदार्थ के कण पूरी तरह से पास आ जाते हैं। इससे आपको क्या पता चलता है? दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है। जैसे जैसे हम दाब बढ़ाएंगे पदार्थ के कण भी पास में आ जाएंगे और उसको गैस से हम द्रव अवस्था में बदल सकते हैं। दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। दाब का माप, जब वायुमंडल में दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूक्ष्म बर्फ कहते हैं, ड्राई आइस। आपने कभी फिल्मों में देखा होगा कि आपको बर्फ दिखाई जाती है, तो वो एक्चुअल में बर्फ होती नहीं है, वो ठोस CO2 होती है जो हमें बर्फ के रूप में दिखती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्था यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। इस तरह से देखिए आप किस तरह से ठोस द्रव में बदलता है और द्रव गैस में बदलता है। ठोस के द्रव में बदलने को हम संघनन कहते हैं। द्रव से गैस में बदलने को हम वाष्पीकरण कहते हैं। गैस से ठोस बदलने में को हम निक्षेपण कहेंगे। अब ठोस को सीधे गैस में बदलने को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं और गैस से द्रव को बदलने में हम संघनन कहते हैं और द्रव से ठोस में बदलने को हम जमना कहते हैं। अब आपको ये याद रखना है, जैसे संघनन और संघनन में आपको कंफ्यूज नहीं होता। संघनन मतलब ठोस से द्रव में बदलना है और गैस से द्रव में बदलना, उसको हम संघनन कहते हैं। इस तरह से ये तीन अवस्थाओं में पदार्थ का अंतर रूपांतरण हो जाता है। अब हम वाष्पीकरण के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या अपने दैनिक जीवन में आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं कि जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए
क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ देने पर वह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। आपने देखा होगा कई दिनों से किसी बर्तन में जल पड़ा हो तो धीरे धीरे वो वाष्पीकरण हो जाता है उसमें, और वह गैस के रूप में आ जाता है। उसमें कोई तापमान की जरूरत नहीं होती है। अब हम ये दाब का मात्रक देखते हैं। यहाँ पर एक एटमॉस्फेयर गैसीय दाब के मापन का मात्रक है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। तापमान का एसआई मात्रक हमने पढ़ा था वो पी पास्कल से देना। अब एक एटमॉस्फेयर का मान 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल है। वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है, और समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है। इसे हम सामान्य दाब कहते हैं। ठीक है, अब आपको कुछ ये एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं वो भी आपको याद रखने होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, कभी रुकते नहीं है। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा हो जाती है कि वे एक दूसरे के कण आकर्षण बल मुक्त हो जाते हैं, और क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि जब जिस तापमान पर द्रव गैस में बदलता है उसको हम क्वथनांक कहते हैं, पर क्वथनांक पर आने से पहले ही अगर वो वाष्प बन के चला जाता है तो उसको हम वाष्पीकरण कहते हैं। अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। सतह क्षेत्र बढ़ने पर अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कि कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं, जैसे ही हम कपड़ों की सतह बढ़ा देंगे तो वाष्पीकरण भी अधिक होगा। तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। जैसे कि हम कपड़ों को धूप में रख देते हैं तो जल्दी सूख जाते हैं। आर्द्रता में कमी। वायु में विद्यमान जलवाष्प को मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में नमी होती है। आपने बारिश के सीजन में देखा होगा कपड़े जल्दी नहीं सूखते क्योंकि वायु में नमी होती है, उसको हम आर्द्रता कहते हैं। जब वायु जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। जब वायु में जल की मात्रा अधिक होगी तो वाष्पीकरण कम होगा। वायु की गति में वृद्धि। वायु की गति में वृद्धि से भी वाष्पीकरण अधिक होता है। आपने देखा होगा कि जब तेज हवा चलती है तब कपड़े आपके जल्दी सूख जाते हैं। इस तरह से ये वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? अब हम देखते हैं कि वाष्पीकरण होने से शीतलता कैसे बनी रहती है। खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के द्वारा ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस कारण हम आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। अब आप देखेंगे एक उदाहरण, जब आप एसीटोन नेल रिमूवर होता है, नेल पॉलिश को हटाने वाला एक केमिकल होता है जिसको आप हथेली पे रखेंगे तो आपको थोड़ी देर बाद वो वाष्पीकृत हो जाएगा और आपको एक शीतलता महसूस होगी हाथ पर। इसके कण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। अब तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती रहती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और उदाहरण दे सकते हैं? जैसे कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है जिससे हम शीतलता महसूस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का ये चैप्टर आपका यहीं पूरा हुआ। आज के इस चैप्टर में हमने देखा कि ठोस किस तरह से ठोस गैस अवस्था में बदलता है, किस तरह से ठोस द्रव में बदलता है, द्रव से गैस में बदलता है। इस तरह से हमने इनकी अवस्थाओं के स्थानांतरण के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए। कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।